हेलो एवरीवन। तो हमें इस वीडियो में मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का एक्ट है, ये पढ़ने वाले हैं। तो इसको हिंदी में भी मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम बोलते हैं और इंग्लिश में मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम बोलते हैं। ये एक्ट नंबर 4 है 1991 का। इसके अंदर टोटल चैप्टर 7 है, टोटल सेक्शन 35 है और मेन अथॉरिटीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। और इसकी कोई एनफोर्समेंट डेट इस एक्ट में बताई नहीं गई है। तो बता सकते हैं कि जब ये फर्स्ट पब्लिश हुआ होगा, मतलब हुआ था जब ये 8 फरवरी 1991, उसी दिन से ये एनेक्ट हो गया होगा, एनफोर्स हो गया होगा। फिर इसके बाद ये एक्ट किस लिए बनाया गया, तो ये सिक्योरिटी दे सके, इससे मतलब एक्ट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की स्टेट की सिक्योरिटी हो सके, मेंटेनेंस हो सके, पब्लिक ऑर्डर और सर्टेन ऑर्डर जो उससे कनेक्टेड है। और ये इनेक्ट कब हुआ था, तो 41st ईयर ऑफ रिपब्लिक इंडिया जब था तब ये एक्ट इनेक्ट हुआ। का चैप्टर 1 जो है प्रिलिमिनरी, वो बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड की। तो ये जो स्टेट एक्ट है, इसे पता चल रहा है मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम इसका नाम है, स्टेट एक्ट है 1990 का। ये होल ऑफ मध्य प्रदेश में एप्लीकेबल होता है। अब चैप्टर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 2 बात करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट एंड एक्शंस ऑफ पर्सन। तो सेक्शन 2 में बताया हुआ है डेफिनेशन। डेफिनेशन सिर्फ एक डेफिनेशन दी हुई है जो कि बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर, जो कि किस सेक्शन में पास किए जाते हैं, सेक्शन 3 में। अब सेक्शन 3 आ गया कि पावर टू मेक रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर। तो जब भी डीएम सेटिस्फाई हो जाएंगे किसी पर्सन के खिलाफ कि वो एक्ट कर रहा है इस तरीके से कि जो प्रेजुडिशियल है, मतलब प्रीजुडिशियल है किसी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए, मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर वगैरह के लिए, तो उसको रोकने के लिए प्रिवेंट लिखा है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग एक्ट डूइंग, मतलब इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम सो एक्टिंग इट नेसेसरी इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, की जनरल पब्लिक में ये इंटरेस्ट में है, तो वो कुछ ऑर्डर पास कर देंगे सेक्शन में। द डीएम में मेक ऑर्डर, तो डीएम क्या करेंगे, डीएम ही ऑर्डर्स पास कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको बता देंगे कि वो इसको रिक्वायरिंग कर देंगे कि वो जो अपने मूवमेंट्स हैं उनको नोटिफाई करेगा कि वो कहाँ आता है कहाँ जाता है, और टू रिपोर्ट हिमसेल्फ, कि वो खुद भी अपने बारे में बताएगा कि हाँ वो अभी कहाँ पे है क्या है, और बोथ नोटिफाई हिज मूवमेंट्स एंड रिपोर्ट हिमसेल्फ इन सच अ मैनर, जिस मैनर में बताएगा, सच टाइम मतलब उस समय, और उन अथॉरिटी को, सच अथॉरिटी और सच पर्सन जो कि स्पेसिफाई किए गए ऑर्डर में। फिर उसके ऊपर इम्पोज कर देंगे कि और रिस्ट्रिक्शन की जो कि स्पेसिफाई होगी ऑर्डर में, कि वो किसी से भी एसोसिएशन नहीं कर पाएगा या कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा उन पर्सन के साथ जो कि मेंशन किए गए ऑर्डर में। सी पॉइंट बताता है कि प्रोहिबिट कर देंगे या रिस्ट्रिक्ट कर देंगे उसको पोजेशन या यूज करने में कोई सी भी तरीके के आर्टिकल और आर्टिकल्स जो कि ऑर्डर में स्पेसिफाई किए जाएंगे। फिर सबसेक्शन 2 बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 2 शैल रिमेन इन ऑपरेशन फॉर अ पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड देयरइन। तो जो भी रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर जो होंगे सबसेक्शन 1 में, वो रिमेन कब तक रहेंगे, जितना कि ऑर्डर में स्पेसिफाई किया जाएगा। एंड शैल इन नो केस एक्सीड द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल से ज्यादा के लिए कभी भी पास नहीं होंगे जब जब जिस दिन वो डेट ऑफ ऑर्डर था। तो चैप्टर 3 बात करता है डिस्पर्सल ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड प्रीवियस कन्विक्शन। तो जैसे कि हम सीआरपीसी में देखते हैं सेक्शन 129 या 130 में कि पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास, या जो भी, मतलब सीआरपीसी में स्पेसिफिकली दिया रहता है कि सबसे पहले वो पुलिस ऑफिसर के थ्रू डिस्पर्स करा सकती है या फिर उसके बाद आर्मी के थ्रू करा सकती है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे है कि डिस्पर्सल ऑफ गैंग्स एंड बॉडीज ऑफ पर्सन। तो पढ़ लेते हैं सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 ये डिस्पर्सल ऑफ गैंग्स एंड बॉडीज ऑफ पर्सन। तो वेन एवर इट अपीयर्स टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जब भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि कोई मूवमेंट है, एनएक्टमेंट है, एनी गैंग और बॉडी ऑफ पर्सन है किसी डिस्ट्रिक्ट में जो कि कॉजिंग कर रहे हैं, कैलकुलेट टू कॉज डेंजर, मतलब कुछ डेंजर कर रहे हैं कुछ भी तरीके का, या करने वाले हैं, कर सकते हैं, मतलब एक डेंजर और अलार्म की तरह लग रहा है। और रीजनेबल सस्पेंशन है, मतलब एक आशंका है, और मतलब रीजनेबल सस्पेंशन है कि दैट अनलॉफुल डिजाइन आर एंटरटेन बाय सच गैंग और बॉडी। अनलॉफुल
तरीके से ये डिज़ाइन एंटरटेन किया जाएगा किसी गैंग और बॉडी के द्वारा या किसी मेंबर्स के द्वारा जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एड्रेस किया होगा पर्सन को, अपीयरिंग टू बी लीडर्स और चीफ मैन ऑफ सच गैंग्स कि जो कि लग रहा है कि लीडर या चीफ मैन है किसी गैंग या बॉडी ऑफ, और जो कि पब्लिश किए गए हैं बाय बीट ऑफ रूमर्स अदरवाइज, कि जो भी ऐसा लग रहा है कि जो लीडर्स हैं या जो चीफ मैन है उस गैंग के या उस बॉडी के, उनको पब्लिश किया गया है बाय बीट ऑफ रूमर और अदरवाइज से, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे कि जो मेंबर है सच गैंग और बॉडी का, टू कंडक्ट देमसेल्फ इन सच अ मैनर एज में नेसेसरी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वायलेंस एंड अलार्म, और तो उनको एक तरीके से डायरेक्शन दे दिया जाएगा, का ऑर्डर दे दिया जाएगा कि वो अपने आप को उस तरीके के मैनर में रखें जो कि नेसेसरी है ऑर्डर में, जो कि प्रिवेंट कर रहा है वायलेंस और आराम अलार्म को। फिर बी में है टू डिस्पर्स एंड ईच ऑफ देम रिमूव हिमसेल्फ outside the district or any part thereof or such area and any district or district or any part thereof contiguous thereto with some with such time as district magistrate may specify। तो डिस्पर्स भी कर सकते हैं या तो ईच ऑफ देम को या और हर एक को एक ऑर्डर दिया जाएगा कि वो रिमूव करे अपने आप को या तो डिस्ट्रिक्ट के आउटसाइड में या किसी एनी प्लेस के आउटसाइड में, और सच एरिया से या सच डिस्ट्रिक्ट से या डिस्ट्रिक्ट से, और जो भी पार्ट है उसका कंटीजियस जो भी जो उनको लग रहा है कि हाँ देयर टू, और वो टाइम पीरियड के लिए जितना डीएम ने बताया होगा, स्पेसिफाई किया होगा। एंड शैल नॉट एंटर द स्टेट डिस्ट्रिक्ट, और उनको उस डिस्ट्रिक्ट में वापस नहीं आना है और उसके पार्ट में, जब तक सच एरिया एंड सच कॉन्टिग्यूअस डिस्ट्रिक्ट, और उस कॉन्टिग्यूअस डिस्ट्रिक्ट में और उसके पार्ट में एज द केस में भी, और नॉट रिटर्न टू द प्लेस फ्रॉम विच ईच ऑफ देम वाज डायरेक्टेड टू रिमूव हिमसेल्फ, और उनको वापस भी नहीं आना है, मतलब सबसे पहले उनको वहां से चले जाना है जितना एरिया उनको बताया जितना, और फिर उस एरिया में जितना टाइम पीरियड में जो उस एरिया में वापस भी नहीं आना है उनको। सेक्शन 5 बात करता है रिमूवल ऑफ पर्सन अबाउट टू कमिट ऑफेंस। तो जब भी कभी अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई पर्सन है वो ऑफेंस करने वाला है, तो सेक्शन 5 पढ़ रहे हैं, मतलब सेक्शन 5 है ये। सबसे पहले उसको कि उसके मूवमेंट और एक्ट इस तरीके के कि वो कैलकुलेटेड है, अलार्म या डेंजर कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को, और उनके खिलाफ रीजनेबली ग्राउंड है कि वो पर्सन जो है वो एंगेज है किसी भी तरीके की कमीशन में किसी भी ऑफेंस जो कि फोर्स और वायलेंस, और जो कि ऑफेंस है चैप्टर 12, चैप्टर 16 और चैप्टर 17, और सेक्शन 506 और सेक्शन 509 ऑफ द आईपीसी, और अमेंडमेंट कर रहे हैं या तो कोई ऑफेंस का, और जिसका ओपिनियन में, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में कि जो विटनेस है वो उसके खिलाफ नहीं आएंगे, विटनेस नॉट विलिंग टू कम है फॉरवर्ड टू गिव एविडेंस इन पब्लिक अगेंस्ट सच पर्सन बाय रीजन ऑफ एप्रीहेंशन देयर पार्ट एज रिगार्ड टू द सेफ्टी ऑफ देयर पर्सन और प्रॉपर्टी। फिर थर्ड पॉइंट बात करता है कि एक तरीके से या तो आउटब्रेक कर रहे हैं किसी एपिडेमिक डिसीज का जो कि लाइकली टू रिजल्ट है फ्रॉम द कंटिन्यू रेसिडेंस ऑफ एन इमिग्रेंट। तो जैसे हम कोरोना के टाइम पे ये वाली चीज देखते हैं कि अगर उसके आ जाने से क्या होता है कि किसी तरीके का आउटब्रेक हो जाएगा एपिडेमिक डिसीज का, जिससे रिजल्ट होगा कंटिन्यूड रेजिस्टेंस का, इसका सॉरी कंटिन्यूड रेसिडेंस का इमिग्रेंट से, मतलब तो उनको मतलब तीन तरीके की चीज दी हुई है कि उनके आने से किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है या फिर कोई ऑफेंस हो सकती है, चैप्टर 12, चैप्टर 16 या चैप्टर 17 में, 506 या 509 सेक्शन में, वो कोई उसी सिलसिले का वो कर सकता है अबेटमेंट वगैरह, या फिर सी पॉइंट बात करता है कि उसको किसी भी तरीके का कंटिन्यू रेजिस्टेंस है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, ऑर्डर करके राइटिंग को सर्व कर देंगे ऑन हिम, और या तो फिर बाय बीटिंग ऑफ ड्रम कर सकते हैं, और अदरवाइज जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है तो उस तरीके से कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ए बात करता है सो एज टू कंडक्ट हिमसेल्फ एज शैल डीम नेसेसरी, कि उसको बता दिया जाएगा कि उसको किस तरीके से कंडक्ट करना है जो कि नेसेसरी ऑर्डर और प्रिवेंट करने के लिए वायलेंस का या अलार्म जो कि आउटब्रेक ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीज हो सकता है।
फिर बी पॉइंट बात करता है, तो रिमूव हिमसेल्फ आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, कि वो अपने आप को उस डिस्ट्रिक्ट से रिमूव करे, आउटसाइड चला जाए, और एनी पार्ट देयर ऑफ, या तो उस पार्ट कुछ जो एरिया उस पार्ट से, या फिर सच एरिया जो कि एनी डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट, या उस डिस्ट्रिक्ट या कुछ डिस्ट्रिक्ट के कुछ पार्ट से वो बाहर रहे, और एनी पार्ट देयर ऑफ, और कंटीजियस देयर टू एंड सच रूट, और उस रूट से भी आने जाने से मना कर दे कि विद इन सच टाइम एस डीएम में स्पेसिफाई, और उस रूट से भी उसका आना जाना बंद कर देंगे जिस तरीके से डीएम ने बताया हो, एंड नॉट टू एंटर और रिटर्न टू द स्टेट डिस्ट्रिक्ट और पार्ट देयर ऑफ, और सच एरिया एंड सच कंटीन्यूअस डिस्ट्रिक्ट, और उसको वापस भी नहीं आना है लौट के, ना ही उस डिस्ट्रिक्ट में, ना उस पार्ट में, या ना उस एरिया जो कि कॉन्टेजियस डिस्ट्रिक्ट है, और उसकी किसी पार्ट में जो कि एज अ केस में भी बताया गया है, जिसको डायरेक्ट किया गया है रिमूवल के लिए। सेक्शन 6 बात करता है रिमूवल ऑफ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। तो इन पर्सन को भी बाहर कर सकते हैं जिन्होंने ये ऑफेंस किए होंगे। तो इफ अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड, तो किस में कन्विक्ट हुआ है वो, किसी भी ऑफेंस जो कि अंडर चैप्टर 12, चैप्टर 16 या चैप्टर 17, और जो कि सेक्शन 506 और 509 ऑफ आईपीसी में उसने किया है, या फिर कोई भी ऑफेंस किया अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अंडर में, जो कि एक्ट नंबर 22 ऑफ 1955 है, और फिर या फिर उसने कोई भी ट्वाइस किया है किसी भी ऑफेंस को, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956 में, जो कि एक्ट नंबर 104 ऑफ 1956 है, या उसने थ्राइस किया है किसी भी तरीके का ऑफेंस विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years अंडर सेक्शन 3 और 4 और 4A ऑफ द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, एक्ट नंबर 3 ऑफ 1967, एप्लीकेशन टू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो जब भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये रीजन टू बिलीव है कि दैट सच पर्सन इज लाइकली अगेंस्ट टू द एंगेज हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को इस चीज में एंगेज कर रहा है इन कमीशन ऑफ ऑफेंस, मतलब ऑफेंस करने के लिए, और सिमिलर टू दैट ही इज लाइकली टू कन्विक्टेड, डायरेक्ट दैट सच पर्सन डायरेक्ट सच पर्सन बाय ऑर्डर टू रिमूव हिमसेल्फ, तो उसको वो एक ऑर्डर दे देंगे कि वो अपने आप को रिमूव करे उस डिस्ट्रिक्ट से आउटसाइड, मतलब आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट और पार्ट देयर ऑफ, या तो कुछ पार्ट में, या सच एरिया जो कि कुछ एरिया जो कि डिस्ट्रिक्ट है, कुछ डिस्ट्रिक्ट या कुछ उनके पार्ट्स हैं, या कॉन्टिन्यूस जो कि देयर टू, और बाय सच रूट, और उनको उस रूट से भी आने जाने से मना कर सकते हैं, सच टाइम, और मतलब विद इन सच टाइम, मतलब उस टाइम पीरियड के लिए जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीएम ने ऑर्डर में स्पेसिफाई किया है, एंड नॉट टू एंटर और रिटर्न टू डिस्ट्रिक्ट, और ना ही उनको फिर वापस आना है, ना ही उनको रिटर्न होना है, ना ही एंटर होना है उस डिस्ट्रिक्ट में, या उसके पार्ट में, या जो एरिया जो कि कॉन्टेजियस डिस्ट्रिक्ट उन्होंने बताया था एज द केस में भी, फ्रॉम विच ही वाज डायरेक्टेड टू रिमूव हिमसेल्फ, कि जहां से उसको रिमूव करने के लिए डायरेक्शन दिया था, मतलब रिमूव किया गया था। अब एक्सप्लेनेशन बता रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन एन ऑफेंस सिमिलर टू दैट टू विच ही वाज कन्विक्टेड मींस, in case a person is convicted of an offense mentioned under clause A, the offense falling under any of the chapter or section of the IPC। तो सिमिलर ऑफेंस का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि, तो अगर अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया था ऑफेंस में जो कि क्लॉज ए में मेंशन है, तो जो ऑफेंस उसी चैप्टर में आती है, तो नहीं किसी भी चैप्टर में आती है, सॉरी, किसी भी सेक्शन में आती है आईपीसी के, या फिर जो कि मेंशन है उस क्लॉज में, और ऑफेंस फॉल हो रहा है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, मतलब उस एक्ट के प्रोविजंस में हो रहे हैं, और जो मेंशन किए गए सबसेक्शन 2 उसकी क्लॉज में। फिर इन केस ऑफ अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस मेंशन अंडर क्लॉज बी एंड क्लॉज सी, अब अगर कोई पर्सन है जिसको कन्विक्शन हुई क्लॉज बी और क्लॉज 7 में, तो एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट मेंशन रेस्पेक्टिवली स्टेट क्लॉजेस। तो अगर किसी भी पर्सन को अगर कन्विक्शन हुई क्लॉज बी या क्लॉज सी में, तो जो ऑफेंस है उसी उसमें फॉल करते हैं उसी प्रोविजंस में रेस्पेक्टिवली, तो वो क्लॉजेस में माना जाएगा।
तो हम अपील तक पढ़ लेते हैं, ये वाला वीडियो बहुत लार्ज हो जाएगा पढ़ना, मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा ये वीडियो, तो हम अपील तक पढ़ लेते हैं, मतलब सेक्शन 8 तक इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपील से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सेक्शन 7 बात करता है पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 4, 5 एंड 6, मतलब और 6 लिखा हुआ है। तो जो भी डायरेक्शन किया गया है सेक्शन 4, 5 और 6 में, कि वो किसी भी जगह पे एंटर नहीं करेगा, किसी डिस्ट्रिक्ट में, उसके पार्ट में या किसी एरिया में या किसी डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि कंटिग्यूअस है, मतलब उससे रिलेटेड, शैल बी फॉर सच पीरियड। तो उस पीरियड के लिए वो नहीं आएगा, जो कि पीरियड कितना होगा, 1 साल के लिए। मतलब ये जो पीरियड जो वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, शैल इन नो केस एक्सीड, मतलब कभी भी वो 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं होगा, जिस दिन वो ऑर्डर उन लोगों ने पास किया। मतलब जो हम देख रहे थे कि डीएम वगैरह ऑर्डर पास कर सकते हैं सेक्शन 4, 5 और 6 में, तो वो पास तो कर सकते हैं, लेकिन वो पीरियड एप्लीकेबल कितने टाइम के लिए रहेगा, तो मैक्सिमम 1 ईयर के लिए, उससे ज़्यादा वो एक्सीड नहीं होगा जिस दिन भी वो ऑर्डर पास किया गया। सेक्शन 8 बात करता है हियरिंग टू बी गिवन बिफोर ऑर्डर अंडर सेक्शन 3, 4, 5 और 6 इज पास। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी आपको पता ही होगा कि जिस पर्सन के खिलाफ ऑर्डर पास किया था उसको एक हियरिंग का मौका मिलता है, तो वही हम पढ़ लेते हैं। तो बिफोर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 3, सेक्शन 4, 5 और 6 इज पास्ड अगेंस्ट अ पर्सन, द डीएम शैल इन्फॉर्म द पर्सन इन राइटिंग। तो डीएम उस पर्सन को इन्फॉर्म करेंगे राइटिंग में, ऑफ द जनरल नेचर ऑफ द मटेरियल एलिगेशन, कि उसके जनरल नेचर में उसके खिलाफ क्या मटेरियल एलिगेशन है, और उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो एक्सप्लेन कर सकता है उसके खिलाफ। तो सबसेक्शन 2 बात करता है सच पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस प्रोड्यूस्ड बाय हिम। अगर वो पर्सन चाहे तो वह अगर एप्लीकेशन कर रहा है कि उसको एग्जामिन करना है विटनेस का जो कि प्रोड्यूस किया गया उसके द्वारा, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वो उसको ग्रांट कर देंगे एप्लीकेशन और एग्जामिन करने देंगे विटनेस। लेकिन अनलेस लिखा है, अनलेस फॉर रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग, अगर वो चाहे तो रीजंस रिकॉर्डिंग इन राइटिंग करके वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अगर उनके ओपिनियन में है कि जो एप्लीकेशन की गई है वो सिर्फ वेक्सिशियस और डिले करने के लिए की है, तो मना कर सकते हैं। फिर लिखा है थर्ड पॉइंट में एनी रिटर्न स्टेटमेंट पुट बाय सच पर्सन शैल बी फाइल्ड विद द रिकॉर्ड ऑफ द पर्सन। तब जो भी पर्सन है अगर उसने किसी भी तरीके का स्टेटमेंट किया है तो वो फाइल करेगा विद रिकॉर्ड ऑफ द केस, तो अपने रिकॉर्ड के साथ उसका फाइल किया जाए। मतलब अगर किसी पर्सन ने अगर इट स्टेटमेंट फाइल किया है तो सच पर्सन, तो उसको फाइल कर लिया जाएगा उस रिकॉर्ड के साथ उसकी केस के साथ। एंड सच पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो वो पर्सन अगर चाहे तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के समक्ष आ सकता है, और बाय एनी लीगल प्रैक्टिशनर, या तो वो लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू भी आ सकता है, मतलब वकील या लॉयर्स वगैरह जो भी हैं उनके साथ आ सकता है, फॉर द पर्पस ऑफ टेंडरिंग एक्सप्लेनेशन, कि वो अपने आप को एक्सप्लेन कर पाए, एंड एग्जामिनिंग द विटनेस, जो और अपने विटनेस को एग्जामिन कर पाए जो किसने प्रोड्यूस किए हैं। फिर फोर्थ सबसेक्शन बात करता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जब भी प्रोसीड कर रहे हैं सबसेक्शन 1 में, तो वो फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू whom ऑर्डर इज प्रपोज्ड टू बी मेड अंडर सेक्शन 3, 4, 5 और 6 require him to appear before him and execute a security bond with or without security for such attendance during the inquiry। तो जब भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सबसेक्शन 1 में किसी को भी बुलाया है अपने पास अटेंडेंस करवाने के लिए, वो क्या कर सकते हैं कि जो भी उस पर्सन को बोल सकते हैं कि वो पर्सन आने के लिए अपने कि वो ज़रूर आएगा। इसलिए वो या तो सिक्योरिटी बॉन्ड देगा या तो विद श्योरिटी देगा या विदाउट श्योरिटी देगा कि वो अटेंडेंस करेगा जितनी भी टाइम इंक्वायरी चल रही है उतने टाइम पीरियड के लिए डीएम के पास। तो सबसेक्शन 5 करता है वो पर्सन फेल्स टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड एज रिक्वायर्ड और फेल्स टू अपीयर बिफोर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अब कोई भी पर्सन है अगर उसने बॉन्ड नहीं दिया, सिक्योरिटी बॉन्ड जो उससे मांगा गया था, या फिर वो फेल हो गया अपीयर होने में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के टाइम पे, इंक्वायरी के टाइम पे, तो उसके पास लॉफुल होगा, तो इट शैल बी लॉफुल फॉर द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिए लॉफुल होगा कि वो प्रोसीड करे इंक्वायरी एक्स पार्टी, मतलब एक्स पार्टी मतलब बिना उसको सुने भी वो ऑर्डर पास कर सकते हैं, एंड दे आर अपॉन सच ऑर्डर एज वाज प्रपोज टू बी पास अगेंस्ट हिम एज मे पास। और ये माना जाएगा कि वो ऑर्डर जैसे नॉर्मली किसी पर्सन के अगेंस्ट पास किया जाता है वैसे उसके खिलाफ पास किया गया है। अब
सेक्शन 9 से हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं।